अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। दोस्तों, रज़िया बट का सफ़रनामा अमरीकी यात्रा ऑडियो बुक की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज हम इसकी 12वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए सुनते हैं रज़िया बट का सफ़रनामा अमरीकी यात्रा एपिसोड 12। अगला दिन हमने घर पर ही गुजारा। आतिफ और सादिया फ्लोरिडा चले गए। अब हम चारों यहाँ थी। शमीम तो हमारे उठकर नीचे आने से पहले ही हॉस्पिटल जा चुकी होती थी। हम सब बड़े इत्मीनान से अपने कमरों से बरामद होती। मैं और गुड्डी ऊपर वाले दरमियानी कमरे में सोती थी। गली के पार वाला इतना ही कमरा खालिद के पास था। शेमो अपने बड़े से बेडरूम में, रुकैया और नसीमी लाउंज के साथ वाले निचले बेडरूम में होती थी। साइमा का कमरा खाली पड़ा रहता। उस दिन हमने खूब गपशप लगाई। पाकिस्तान अपने अपने घरों में फ़ोन किए, खैर खैरियत दरियाफ्त की और फिर रात गए अपने अपने कमरों में आ गए। नमाज इशा अदा करने के बाद मैं और गुड्डी बिस्तर पर लेट गए। सोने से पहले हम दोनों बातें ज़रूर किया करते थे। आजकल तो हमारा मौजू अमेरिका ही होता। बातें करते करते ऊँग आ जाती। कभी वो पहले खराटे भरने लगती, कभी मैं। हमारा ये कमरा ऊपर की मंजिल पर फ्रंट साइड पर था। 2 खिड़कियां बाहर खुलती थीं। सर्दी के पेश नज़र ये खिड़कियां बंद ही रहती। किसी किसी दिन घुटन से महसूस होती तो मैं आहिस्तगी से खिड़की का एक पट थोड़ा सा खोल देती। आगे चूंकि पतली ट्रिप वाली ब्लाइंड पड़ी हुई थी, इसलिए गुड्डी को पता न चलता। गुड्डी को रात सर्दी बहुत लगी थी। उस रात गुड्डी बातें करते करते खराटे लेने लगी। मैं अभी सोने की तैयारी ही कर रही थी कि एकदम यूं लगा जैसे कोई पिंग पांग का गेंद लकड़ी के फर्श पर उछाल रहा है। गेंद टिप टिप की आवाज़ पैदा कर रही थी जो खासी तेज थी। फिर ये आवाज़ आहिस्ता होती होती ख़त्म हो गई। मैं सख्त खौफजदा हुई। उस कमरे में गेंद से कौन खेल रहा है? मैं चूंकि खिड़की वाली साइड पे थी, इसलिए लग रहा था कि मेरी तरफ ही, जो जगह बेड और खिड़की के दरमियान छुटी है, कोई बाल लकड़ी के फर्श पर फेंक रहा है। दोबारा फिर ऐसे ही हुआ जैसे किसी ने बाल फेंका और फिर बाल टप्पे खाता खाता दूर चला गया। आवाज़ आहिस्ता हुई, फिर बंद हो गई। गुड्डी, मैंने पेशतर इसके कि बाल तीसरी मरतबा फर्श पर टपका लेता इसे बुलाया। वो ऊँ आ करके करवट बदल कर सो गई। गुड्डी, मैंने उसे जोर से झंझोड़ा, लेकिन बिल्कुल धीमी आवाज़ में उसका नाम लिया। आए है, क्या है आपा? वो नींद से बेदार होकर बोली। अब फिर बाल ने फर्श पर टपका लिया। गुड्डी, मैंने हौले से चेहरा कंफर्टर्स में छुपाते हुए कहा। जी। वो अब पूरी तरह बेदार हो गई। ज़रा आवाज़ सुनो। कैसी आवाज़? पिंग पांग के बाल के टपके लेने की। सुनो ना, कान धरो। आवाज़ दूर और मध्यम होती जा रही है। उसने कंफर्टर से चेहरा निकाला। शायद आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो बोली, आपा क्या हो गया है आपको? गुड्डी, पिंग पांग के बाल से कोई इधर खेल रहा है। कौन? पता नहीं, लेकिन कोई है ज़रूर। इसका मतलब है जिन्नाती खेल। उसने अभी यही लफ्ज़ कहे थे कि बाल ने फिर टपका लिया और टप टप करती आवाज़ करीब से होते हुए बिल्कुल मध्यम और फिर मादूम हो गई। हाय अल्लाह! गुड्डी ने कंफर्टर चेहरे पर भी तान लिया और सरगोशी के अंदाज में बोली, वाकई आपा। बाल एक बार फिर जोर से टपका और टिप टिप करता रहा। फिर आवाज़ आहिस्ता हुई और गायब हो गई। आपा, उसने सरगोशी में कहा, यहाँ कुछ है। वो तो मैं भी जान रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा है। तो क्या करें? बत्ती जलाएं? तुम जलाओ। मेरी तरफ वाले लैंप का शायद बल्ब फ्यूज है। मेरी तरफ का जला दो। ना बाबा, हम सरगोशियाँ करती रहीं, लेकिन इस दौरान बाल का टप्पा नहीं लगा। शायद चला गया। गुड्डी ने काफ़ी देर बाद कहा। कौन? बाल खेलने वाला? हाँ, कुछ देर से आवाज़ नहीं आई, लेकिन ये था कौन? ज़रूर इस कमरे में कुछ है। हम दोनों डरी सहमी यही बातें करती रहीं और पता नहीं कब हमारी आंख लग गई। सुबह हम दोनों नमाज के लिए उठी तो रात वाला बाल याद आ गया। डर से हमें कपकपी सी आ गई। भई आपा, मैंने तो कल इस कमरे में नहीं सोना। तो कहाँ सोओगी?
शेमो बाजी का कमरा इतना जहाजी साइज है, एक तरफ गद्दे डाल लेंगे। चलो अभी नमाज पढ़कर तो सोएं। दिन की हल्की हल्की उभरती रोशनी से मुझे कुछ तसल्ली हो गई थी। हम दोनों नमाज पढ़कर सो जाया करती थी, फिर 8 साढ़े 8 बजे उठा करती थी। जो पहले उठ जाती नीचे चली जाती और अपना नाश्ता बनाकर नाश्ता कर लेती। नसीमी और रुकैया जल्दी उठ जाया करती थी, इसलिए नाश्ता करते हुए उनसे गपशप लगने लगती। गुड्डी, मैंने बिस्तर में दोबारा लेटते हुए कहा। जी। वो जाए नमाज से उठते हुए बोली, इस वाक़े का जिक्र शेमो से करना चाहिए। पिग पा के बाल का? हाँ। गुड्डी चंद लम्हे चुप रही, फिर बोली, शेमो बाजी बेचारी इतने बड़े घर में अकेली ही रहती रही है, कोई ऐसी वैसी बात होती तो उन्हें पता ना होता। वो इस कमरे में थोड़ा सोती है, फिर भी बात करना ठीक नहीं, वो खामखा डर जाएंगी। चलो ठीक है, वैसे आज रात हम यहाँ ही सोएंगे, देखेंगे आज भी कुछ होता है या नहीं। गुड्डी चुप हो गई। मैंने उस बाल टपकने की बात उस दिन किसी से नहीं की। दूसरी रात हम दोनों साथ जुड़कर सोई, कंफर्टर भी अच्छी तरह लपेट लिया। काफी देर जागती रही, लेकिन बाल के टप्पा खाने की आवाज नहीं आई। हमारा कुछ हौसला बंधा, पता नहीं कैसी आवाज थी, हो सकता है बाहर से आ रही हो। खैर बाहर से तो नहीं आ रही थी। मैंने कहा, एन बेड के बराबर नीचे लकड़ी के फर्श पर बाल टप्पा खाता था, जो आहिस्ता आहिस्ता फुटबोर्ड की तरफ पहुंचते पहुंचते टप्पे की आवाज मालूम हो जाती थी। हम उस रात काफी देर जागती रही, लेकिन बाल ने आज टप्पा नहीं खाया। अगली रात हमने बत्ती बुझाई ही थी कि टप से बाल फर्श पर गिरा और फिर टप्पा खाते खाते आवाज आहिस्ता हुई और फुटबोर्ड तक जाते खत्म हो गई। गुड्डी, मैंने हौले से गुड्डी को टोका दिया। जी। सुनी आवाज? हाँ। एक दिन गायब रहकर आज फिर वो आ गया। आपा, मुझे डर लग रहा है। उठें, भागकर शेमो बाजी के कमरे में चले जाते हैं। वो सो मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाल फिर फर्श पर पड़ा। हाय गुड्डी, क्या करें? मैंने डरते डरते सरगोशी की। उठे ना, शेमो बाजी के कमरे में चलते हैं। अब बाल की टप टप करने की आवाज खत्म हो चुकी थी। हमने कुछ हौसला किया। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। कितनी ही देर हमने रोशनी के बावजूद चेहरे कंफर्टर के अंदर से ना निकाले, लेकिन जो ही गुड्डी बिस्तर में उठकर बैठी और मैंने चेहरा कंफर्टर से बाहर निकाला, गुड्डी झट से बोली, कोई भी नहीं आपा, कोई भी नहीं कमरे में, देख लेना कोई। लेकिन इसका जुमला पूरा होने से पहले ही बाल के टपके की आवाज आई। उई अल्लाह! गुड्डी बिस्तर में घुस गई। मैंने भी चेहरा अंदर छुपा लिया। बाल उसी तरह टपका और फिर टप्पे लेते हुए आवाज मध्यम होते हुए गायब हो गई। आपा, गुड्डी मैंने मनाई। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। चलें, बाजी के कमरे में चलते हैं। नहीं भाई, मैं तो बिस्तर से नहीं निकलूंगी। लेकिन गुड्डी की बात अधूरी रह गई। बाल ने फिर टपका लिया, इस दफा कदरे जोरदार, जिससे हम दोनों सहम गई। डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। उम्र के 75 वर्ष गुजार कर भी इस बात से डर लग रहा था कि कोई जिन भूत हमारे कमरे में पिंग पांग के बाल से खेल रहा है। इसमें डरने की क्या बात? मैंने अपनी हिम्मत आप ही बंधाई। लैंप रोशन था। अंधेरे में डर का खौफ कई गुना हो जाता है, लेकिन रोशनी हिम्मत बंधाती है। मैंने कंफर्टर अपने ऊपर से आहिस्ता से हटाया। क्या कर रही हैं आपा? गुड्डी ने बिस्तर में दबके दबके पूछा। बिस्तर से निकलने लगी हूँ। क्यों? जरा देखूं तो ये बाल आता कहाँ से है? टप्पे कौन लगाता है और फिर गायब हो जाता है? गुड्डी हैरतज़दा हुई, बोली, आपा लेट जाएं। नहीं, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा और बिस्तर में बैठ गई। कितनी ही देर बैठी रही, बाल के टपकने का इंतजार करती रही। कोई आवाज ना आई। मैंने हिम्मत की, उठकर बेड के चारों तरफ घूम फिर कर देखा, फिर कमरे की वार्डरोब का दरवाजा खोला। दीवार के साथ लगे बड़े बड़े आईनों वाले ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी रही। कुछ नहीं है गुड्डी, मैंने बिस्तर पर आते हुए कहा, लेकिन वो बाल टप टप, आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम और फिर गायब। हो सकता है ये हमारा वहम हो। चलो अल्लाह का नाम लो, आयतुल कुर्सी पढ़कर चारों तरफ फूंक मारो और सो जाओ। मैं भी दुआया आयात पढ़ती हूँ। मैंने लैंप बंद किया और बिस्तर में घुस गई। अब मेरे दिल में पहले जैसा खौफ नहीं था। पक्का यकीन हो गया कि जो आवाज़ें सुनी वो वहम के सिवा कुछ ना थी। लेकिन
अभी आंखें बंद ना हुई थी कि फिर वही बाल टपका, टप टप करता दूर हो गया, आवाज मध्यम हुई और फिर मामूल की तरह गायब। दूसरी बार फिर वही तरतीब दोहराई गई और जब तीसरी बार भी वही कुछ हुआ तो मैं और गुड्डी एक दूसरे में घुसने लगी। आपा, ये क्या है? आपको डर नहीं लग रहा? लग रहा है। फिर क्या कर सकते हैं? सुबह देखेंगे, सबको बताएंगे, शेमो को भी। हम दोनों काफी देर जागती रही, सोचती रही, लेकिन मसला हल होना था ना हुआ। सुबह हम नमाज के बाद ज्यादा देर ना सोई। नीचे से नसीमी, शेमो और रुकैया की बातें करने की आवाजें आ रही थी। गुड्डी का बेटा भी जाग रहा था। हम दोनों ने मुंह हाथ धोकर बाल सीधे किए नीचे आ गई। आपा, आज ऊपर के लोग कैसे जल्दी उठ गए? अहमद ने हम दोनों की तरफ देखा। तुम लोगों ने नीचे इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैंने किचन हॉल में आते हुए कहा। गुड्डी भी आ गई। शोर बचाने वाली बात जो हो गई, रुकैया ने कहा। वो क्या? हमें भी बताएं, मैंने कहा, हालांकि हम दोनों इन्हें अपना ही किस्सा सुनाने नीचे आई थी। हैरानी की बात है, शेमो बोली। बताएं भी, बात क्या है? गुड्डी ने कहा। तो नसीमी बोली, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मैदान में जो कान का कोका मुझे मिला था ना, हाँ, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा गुम हुआ था। मेरे जेवर के डब्बे में से वो निकल आया, तो फिर तुम्हारे ही कपड़ों में कहीं अटका हुआ गिरा होगा। यही तो बात है कि ये कोका मुझे मिला है, शक्ल और साइज में बिल्कुल उतना ही है जितना ये पहले वाला। उसने हथेली पर दोनों टॉप्स रख दिए। वाकई दोनों एक जैसे थे। सोने का रंग भी वही था। इसलिए मैं बोली, फिर ये तुम्हारे ही गिरा होगा। नहीं आपा, शेमो ने कहा, दोनों की पिछली डंडी में फर्क है। मेरी डंडी और उसका स्टॉपर सोने का है। डंडी पर पेचदार स्टॉपर लगा हुआ है, जबकि इस कोके की डंडी बिल्कुल प्लेन है। यकीनन स्टॉपर प्लास्टिक का होगा जो गिर गया होगा, और कोका कान से। वाकई दोनों कोके देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन पीछे की डंडियां दोनों की मुख्तलिफ थी। हैरानी की बात ही थी। ये किस्सा खत्म हुआ तो मैंने गुड्डी से कहा, अब हम अपनी हैरानी में उनको शामिल करें। कैसी हैरानी? तकरीबन सभी ने कहा। हमने बाल के टप्पा खाने और टप टप करते दूर तक जाते, मध्यम होते और फिर आवाज़ गायब हो जाने की बात की। ये तो शेमो के सिवा दोनों डर गई। अहमद भी कुछ मुताज्जब हुआ, लेकिन शेमो ये बात सुनकर और इन लोगों को देखकर खिलखिला कर हंस पड़ी। बोली, मुझे इस घर में रहते हुए 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 4 साल तो मैं बिल्कुल अकेले रही। मुझे तो कोई पिंग पोंग खेलने वाला ना मिला, और इस कमरे में तो आसफ और आमना 2 साल सोते रहे हैं। इन्हें तो कभी किसी जिन से पाला ना पड़ा। बात वाकई सोचने की थी, लेकिन हम क्या करते? हम जिस तजर्बे से गुजरे थे अनोखा ही था। उसे क्या कहा जा सकता था? शेमो हमें देख कर हंसती रही। फिर इसकी देखा देखी नसीमी और रुकैया भी हमारा मजाक उड़ाने लगी। हम दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सब हमें जुटला रहे थे। अहमद भी हमारा मजाक उड़ाने लगा। शेमो खाला को इतने सालों में पिंग पोंग खेलने वाला नजर ना आया। आपके पास वो चंद दिनों में ही आ पहुंचा। उनके साथ ही आया होगा। शेमो की खनकती हंसी गूंजी। कुछ भी हो, मैं तो आज रात उस कमरे में नहीं सोऊंगी, गुड्डी बोली। तो कहाँ सोओगी? आपके कमरे में, शेमो बाजी। मेरे कमरे में दाखिला बंद। वो हंसी, और फिर हंसी ही में हमारी इतनी संजीदा बात उड़ा दी गई। उसी दोपहर मैं और गुड्डी इस कमरे में बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गुड्डी बोली, आपा, दिन को तो कुछ नहीं होता, शायद होने लगे, आए खुदा ना करे। हम दोनों तैयार होकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ये दूसरी खिड़की थी, बेड के करीब दाएं हाथ खिड़की थी, जिसका थोड़ा सा पट मैंने कई दिनों से खोल रखा था, और इसके आगे पड़ी पतली पतलियों वाली ब्लाइंड की स्ट्रिप ऊपर तले हो गई थी। हम दोनों खिड़की से बाहर देख रहे थे कि अचानक फिर बाल टपका और टप टप करता मध्यम आवाज को पहुंच गया, और फिर आवाज गायब। हम दोनों ने चौंक कर उधर देखा। दिन का वक्त था, इसलिए डर नहीं लगा। लकड़ी के फर्श पर कोई बाल टप्पे नहीं ले रहा था। दूसरी बार फिर आवाज आई, ओ गुड्डी। मैंने जल्दी से इधर वाली खिड़की के पास आते हुए कहा, क्या आपा, बाल वाला मसला हल हो गया। ये देखो।
वो ब्लाइंड को देखते हुए बोली, क्या देखूं? गुड्डी, बाहर की खिड़की का पट 3-4 दिन हुए मैंने जरा सा खोला था। बाहर जब हवा चलती है तो जाहिर है अंदर भी आती है, जिससे ये ढीली सी ब्लाइंड की स्ट्रिप एक दूसरे से टकराते हैं तो लगता है बाल टपका, फिर दूसरे स्ट्रिप आपस में रगड़ खाते हैं तो लगता है बाल टप्पे खा रहा है, और जब हवा का दचका खत्म होता है तो आवाज़ मासूम हो जाती है। आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने अभी देखा। गुड्डी कुछ कहने ही को थी कि हल्की सी आवाज़ है, फिर स्ट्रिप हिली, दूसरी से रगड़ खाती और फिर ढीली सी ब्लाइंड की स्ट्रिप एक दूसरे से टकराते रहे। हवा का लर्जा बंद हुआ तो आवाज़ भी बंद हो गई। हाय अल्लाह, हम कितने डरे थे, इधर तो ध्यान ही ना गया। यहाँ से ब्लाइंड का धागा टूटने वाला है, ढीला हो चुका है। हाँ, रात की खामोशी में ये आवाज़ बिल्कुल पिंग पांग के बाल की सी लगती थी। शुक्र कि हमारा खौफ दूर हो गया। अब हम फिर दूसरी खिड़की के सामने आ गई, जिसकी ब्लाइंड हमने समेट ली हुई थी, और साफ शफाफ शीशों से बाहर का मंजर देख रहे थे। सड़क के पार शमीम के घर के बिल्कुल सामने इसी घर की तरह एक बहुत बड़ा घर था। वो ये भी शायद किसी डॉक्टर ही का था। इस घर के एक तरफ दीवार के साथ रंगीन कनात लगी थी जो 3 तरफ से बंद थी। इससे जो चमन में अहाता सा बन गया था। इसमें बच्चों के खेलने के बाल, फुटबॉल, रंगीन झूला, एक शीशा, एक छोटा सा गुड़ियों का घर हो, जैसे ये सब बहुत कलरफुल चीज़ें थी। देखो ना, बच्चों के लिए कितनी खूबसूरत जगह और खेलने के लिए कितने रंगीन बाल, झूले, शीशा, स्लाइडें बनी हुई हैं। लेकिन मैंने यहाँ किसी बच्चे को तो कभी देखा नहीं। अक्सर खिड़की से बाहर का नज़ारा करती हूँ। हम ये बातें कर ही रही थी कि शमीम अंदर आ गई। हंसकर बोली, पिंग पांग वाले का सुराग मिला? हाँ, मैंने कहा, और फिर गुड्डी ने इसे सारा किस्सा सुना दिया। वो बेसाख्ता हंस पड़ी, फिर बोली, चलो तुम्हारा वहम तो दूर हुआ, लेकिन ये ब्लाइंड तुम लोगों ने ही खींची होगी। यहाँ कोई ठीक नहीं करता, नई लगवानी पड़ेगी। भाई, हमने इसे कुछ नहीं किया, किसी और ने खराब की होगी। चलो खैर, वो बोली, आज तुम लोग कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं जाना। मिसिस और मिसिस ड्रेजेला ने तुम सबको खाने पर बुलाया है आज रात। हमें यानी हम सबको? हाँ हाँ, पाकिस्तानी लोगों के यहाँ तो खाने के खा लीजिए, अब अमेरिकनों के साथ भी डिनर करने का तजर्बा कर लो। हम इससे कई बातें पूछती रही, वो हमें जवाब देती रही। अमेरिकनों के खाने के आदाब और तौर तरीके भी सरसरी तौर पर बताए। वो जाने लगी तो मैंने कहा, शेमो, ये सामने घर किसका है? वाल्टर फ्रेडरिक का। इसकी बीवी भी डॉक्टर है। बच्चे कितने हैं इनके? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? हम दोनों ने ताज्जुब से कहा। हाँ हाँ, उनका कोई बच्चा नहीं। शमीम उठते हुए बोली, ये तो कनातें लगाकर खेलते। हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो खिलखिला कर हंस पड़ी और कुछ देर हंसते ही गई। हमने कहा, हंस क्यों रही हो? बच्चे नहीं तो ये चीज़ें, ये ग्राउंड, ये उनके कुत्ते के खेलने की जगह है। ये सारी चीज़ें भी कुत्ते की हैं। कनात इसलिए लगा रखी है कि कुत्ता बाहर ना निकले। कुत्ते की सड़क पर आने की यहाँ पाबंदी है, जुर्माना होता है। उस कुत्ते का एक मुलाजिम भी है जो इसकी देखभाल करता और यहाँ खेलने के लिए लाता है। वाह, क्या कहने! यहाँ कुत्ते के इतने ठाट बाट और अपने यहाँ के हजारों लाखों बच्चों को भी ऐसी सहूलतें हासिल नहीं। रात हम मिस्टर और मिसिस ड्रेजेला के यहाँ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हाँ, सब ही एक्साइटेड थे कि देखें अमेरिकनों की मेहमानदारी कैसी होती है, इनके तौर तरीके कैसे होते हैं, घर किस तरह के होते हैं, रहन सहन कैसा होता है। मिस्टर ड्रेजेला इंजीनियर थे, मिसिस ड्रेजेला नर्स थी। इनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी एंट थी। बड़ा बेटा शादीशुदा था, वो लॉस एंजलिस में था। दूसरा बेटा और बेटी माँ बाप के साथ ही रहते थे। एंट की उम्र तकरीबन 28 साल थी। बेटा बड़ा था। एंट गैर शादीशुदा थी और अमरीकी दस्तूर के खिलाफ वो दोनों बहन भाई माँ बाप के साथ रह रहे थे। मिस्टर ड्रेजेला 3 साल सऊदी अरब में भी रह चुके थे, इसलिए इस्लाम के मुतल्लिक उनकी मालूमात खासी थी। ये लोग पोलिश थे। 1962 में अमेरिका आकर सेटल हुए थे। पोलिश लोगों के रुझानात और एहसासात किसी हद तक मशरकी लोगों से मिलते जुलते हैं।
जॉइंट फैमिली सिस्टम इनके यहाँ मायूब नहीं समझा जाता, वरना अमेरिका में जहाँ बच्चा ख्वाह लड़की हो या लड़का कमाने लगे तो अपने अलग घर में रहते हैं और जिस तरह चाहे रहें, जिससे चाहे दोस्तियाँ करें, जिनसे चाहे मिलें, जिनसे चाहे ना मिलें, अच्छी ज़िंदगी बसर करें या गलत सोबत इख्तियार करें, माँ बाप को कुछ कहने का हक नहीं होता। यहाँ ये बात बता दूं कि अमेरिका में बच्चों के हकूक भी बाकायदा कानूनी तौर पर महफूज हैं। माँ बाप उन पर जबर कर सकते हैं न सख्ती, वो बुरा भला कहने के भी मिजाज नहीं। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के पूरे हकूक हासिल हैं। यहाँ तक कि 2-2.5 साल का बच्चा भी इस बात से आगाह है, उसे माँ या बाप मारे पीटे या गालियाँ दे तो वो फ़ौरन 911 पर फ़ोन डायल करके पुलिस को बुला लेता है। ये नंबर तकरीबन हर बच्चे को अजबर है। पुलिस आ जाती है। अगर माँ बाप ने वाकई बच्चे को मारा हो या अब्यूज़ किया हो तो माँ बाप हिरासत में ले लिए जाते हैं। केस सीरियस हो तो वो कैद भी हो सकते हैं। हमारे वहाँ होते ही एक केस टीवी पर आ रहा था। एक माँ ने बच्चे को मारा पीटा, इसका मुंह लहू लुहान कर दिया। बच्चे ने 911 डायल किया, पुलिस आ गई, माँ को हिरासत में ले लिया गया। बच्चे को गवर्नमेंट के मुतल्लिका इदारे ने कस्टडी में लिया और माँ को 12 साल की कैद हो गई। बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जगह, लेकिन मुझे ये कानून अच्छा नहीं लगा, बल्कि गलत लगा, क्योंकि एक बच्चे की तरबियत जिस तरह माँ कर सकती है, ये फलाही इदारे नहीं कर सकते। माँ का प्यार, उसकी ममता ही तरबियत का अहम जुज़ है। बच्चे को माँ से जुदा करके किसी इदारे के हवाले कर देना गलत बात है। अमरीकी इसे सही समझते होंगे, उनका अपना मामला है। लेकिन एक बात यह भी है कि जब कोई कानून बनता है तो इसमें अच्छाई के पहलू भी होते हैं। अमेरिका में दुनिया भर से ज़्यादा तलाक़ों के वाक़यात होते हैं। शादी तो हो जाती है लेकिन जल्द ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी टेंशन में रहते हैं और बच्चों को बेदर्दी से ज़दोकोब करके एक दूसरे का गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं। बच्चों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली तोड़ देना कोई बड़ी बात ना थी। बच्चों के साथ तलाकशुदा या आपस में लड़ने झगड़ने वाले वालिदैन बहिमाना सलूक करते थे, जिसकी वजह से ये कानून बनाया गया। लेकिन इस कानून का फ़ायदा बाज़ औक़ात बच्चे नाजायज़ भी उठाते हैं। ज़रा किसी ने डांटा या थप्पड़ मारा तो वो फ़ौरन 911 पर कंप्लेन कर देते हैं। माँ या बाप जो भी ज़िम्मेदार हो, इसे सज़ा मिलती है। माँ बाप के अलावा टीचर भी डांटे या थप्पड़ लगाए तो वो भी सज़ा पाते हैं। आमना जब अमेरिका गई थी तो उसने बच्चों की नर्सरी में चंद माह क़याम किया था। वो बताती थी कि बच्चे 911 पर शिकायत करने के इतने शायक होते हैं कि वो जानबूझकर टीचर को चिढ़ाते या तंग करते हैं ताकि टीचर इन्हें डांटे या मारे तो वो शिकायत कर सके। आमना ने तो खौफजदा होकर ये नौकरी छोड़ दी थी। कहती थी क्या पता किसी बात पर बच्चे पर गुस्सा आ ही जाए और वो थप्पड़ लगा दे। इससे बेहतर यही था कि वो नौकरी ही छोड़ दी जाए। बच्चे को मारने का एक वाक़या पिछले साल हमारे देखने में आया था। हुआ यूँ कि एक पाकिस्तानी फैमिली अमेरिका में रहती थी। उनका एक 11-12 साल बच्चा अच्छा खासा स्पॉइल हो गया था। माँ बाप के कहने में नहीं था, बुरी सोहबत में पड़ गया था। न पढ़ता था बल्कि रंग बिरंगे फैशन करने में मशगूल रहता। कानों में बालियाँ डाली होती, कभी होंठों पर लटका लेता, कभी बमों पर। यह फैशन इन दिनों में था जब हम अमेरिका गए थे। घुटनों से फटी जीन्स, बड़े हुए बाल, चमकती सुनहरी बालियाँ कानों, होंठों और भवों में अटकाई हुई। छोटी छोटी उम्र के लड़कों ने भी अपने बराबर या अपने से बड़ी गर्लफ्रेंड्स के बाजू में बाजू डाले हुए। सेक्स के मामले में भी फ्री होते। हम जिन्स की जिन्स परस्ती भी सुनने में आती, यानी लेज़बन भी देखने में आते। सो ये बच्चा भी इसी ढलान पर लुढ़कता जा रहा था। माँ बाप परेशान थे। बच्चों को कुछ बनाने के लिए वतन छोड़कर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ मामला उलट हो गया था। तंग आकर बाप ने एक दिन छड़ी पकड़ ली और अमेरिकी कानून का लिहाज किए बगैर बच्चे की चमड़ी उधेड़ दी। कमरे में बंद करके उसने बच्चे को खूब पीटा और इंसान बनकर यहाँ रहने की तलकीन की। बातों और छड़ी से जो उससे हो सकता था किया। बाप दिल की भड़ास निकाल कर बाहर निकला तो बच्चे ने फ़ौरन 911 को फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। चुनाचे बाप को हिरासत में ले लिया गया। बच्चे के बदन पर छड़ी से पिटने के नील मौजूद थे। बाप ने बहतेरा अपने माहौल और मुआशरे का पुलिस को बताया।
बच्चे के बिगड़ने की बात की। पाकिस्तान में बच्चे को मार पीट कर समझाना बुरी बात ना थी, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं था, अमेरिका था, और अमेरिका में अमेरिकी कानून ही चलना था। चुनाचे बाप को 1 साल की कैद हो गई। बाप के कैद होने का असर तो घर वालों ने बहुत लिया, लेकिन बच्चा और शेर हो गया, बल्कि फख्र करने लगा कि उसने बाप को सजा दिलाकर उसकी ज्यादती का बदला ले लिया है। बाप की 1 साल की कैद से उसने बुराइयों को अपनाने में मजीद हिस्सा लिया। इसी उम्र में नशा भी करने लगा। अब माँ और बहन को सताने लगा। 2-2, 4-4 दिन घर का रुख न करता। माँ और बहन जितनी परेशानी में थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, 1 साल गुजर गया। बाप की सजा खत्म हो गई। वो घर आ गया। बच्चा बाप से बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि वो जानता था कि मजीद कोई बात हुई तो वो फिर 911 पर फोन करके पुलिस को बुला लेगा। बाप ने बड़े हौसले और सब्र का मुजाहरा किया। बच्चे को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कैद से घर आते ही फैसला कर लिया कि वो अपनी फैमिली को वापस पाकिस्तान ले जाएगा। चुनाचे उसने खामोशी से और पर्दादारी से ही सारे इंतजाम किए, और एक दिन चुपके से ही उसने सामान पैक करवाया। उसके इस प्लान में बीवी और बेटी शरीक जरूर थे। जब लड़के को कुछ इल्म हुआ तो सब ने कहा कि वो स्टेट चेंज कर रहे हैं। कैद की सजा काटने के बाद बाप लोगों का सामना नहीं कर सकता। वो सब पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जब जहाज कराची एयरपोर्ट पर रुका और ये फैमिली जहाज से बाहर निकली, तो बाप ने जहाज की सीढ़ियां उतरते ही छड़ी संभाली, बच्चे को कान से पकड़ा और 1, 2, 3 लातें रसीद करने के बाद छड़ी से जो पीटना शुरू किया, तो जहाज से उतरने वाले मुसाफिरों को और जहाज या एयरपोर्ट के अमले की परवाह किए बगैर बच्चों को पीटता घसीटता एयरपोर्ट की एंट्रेंस की तरफ जाने लगा। वो एक छड़ी लगाता तो कहता, बुला अब पुलिस को, कर फोन 911 पर। जब उसने बच्चे को अधमुआ कर दिया तो अमले के 2-3 आदमियों ने बाप से बच्चे की जान छुड़ाई। आखिर बात क्या है किबला? एक ऑफिसर ने बाप से पूछा। बाप, जो अब भी गुस्से में से बल खा रहा था, बोला, ये अमेरिका में था लेकिन अब पाकिस्तान में है। फिर भी मोहतरम, बात क्या है? फिर उसके बाप ने सारी रुदात कह सुनाई। बच्चा जमीन पर सर निओड़ाए बैठा था और उसके इर्द गिर्द एयरपोर्ट का अमला और कुछ मुसाफिर खड़े हो गए थे। अब मैं इसे इंसान बनाऊंगा, बंदा बनाऊंगा और बेटा बनना सिखाऊंगा। आगे क्या हुआ वो तो पता नहीं। वो लड़का इंसान, बंदा या बेटा बना कि नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि बाप अपने फेल पर हक बजानब था। बुरी बातों पर रोकना टोकना, बदतमीजी करने पर सख्ती से मना करना, 1-2 थप्पड़ लगा देने से कुछ नहीं बिगड़ता। ये वाकया मेरे दामाद जुल्फकार अहमद खान, जो PIA कराची में ऑफिशियली GM थे, उनका चश्मदीद है। सो अमेरिका में जो चाइल्ड अब्यूज पर या बच्चों पर ज्यादती ना करने का कानून बना था, इसकी अफादियत वाकयात के हिसाब से ठीक सही, लेकिन वहाँ बच्चे बात बात पर इस हक का इस्तेमाल 911 पर फ़ोन करके करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे भी जो नंबर पढ़ सकते हैं, टीचर के कुछ कहने या माँ बाप के डांटने पर ये नंबर डायल करके पुलिस को बुला लेते हैं और माँ बाप के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। बच्चे की इस्लाह के लिए माँ बाप अगर डांट भी लें या कभी कभार मार भी लें तो ये बुरी बात नहीं। बाज़ औक़ात ये ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ प्यार ही प्यार बच्चे को बिगाड़ भी देता है। खैर, बात कहाँ की थी और कहाँ निकल गई। बहरहाल, आपको अमरीकी मुआशरे की ऐसी जुजियात से आगाह करना भी ज़रूरी है। हाँ, तो हम सब ड्रेजेला फैमिली से मिलने और डिनर के लिए जा रहे थे। हमारे यहाँ तो रिवाज है कि किसी के घर खाने पर जाएं तो मिठाई या फल वगैरह साथ लेकर जाते हैं। ये नेक ख्वाहिशात का इजहार होता है। लेकिन जब ये बात हमने शेमों से कही तो वो बोली, अमरीकी लोग इन तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ते। अगर कुछ ले भी जाएं तो हर्ज क्या है, फूल ले ले, वो बहुत खुश होंगे। खाली फूल? हाँ आपा, यहाँ फूल बहुत महंगे हैं, सस्ते नहीं। एक गुलदस्ता मंगवा लें चारों मिलकर। हमें चारों का मिलकर एक गुलदस्ता मंगवाना अजीब सा लगा, लेकिन जब कीमत सुनी तो इतना ही काफ़ी समझा। वैसे मेरे पास एक पाकिस्तानी छोटा सा वाज था, मैंने गिफ्ट करने के लिए इसे पैक कर लिया। मेरी देखा देखी नसीमी ने भी एक अफगान ज्वेलरी का गले का सेट निकाला और एंट के लिए पैक किया। गुड्डी ने भी और रुकैया ने भी खूबसूरत छोटी छोटी पाकिस्तानी चीज़ें जो वो गिफ्ट करने ही के लिए साथ ले गई थी,
पैक कर लें। हम ठीक 8 बजे 2 गाड़ियों में मिसेस ड्रेजेला के यहाँ रवाना हुए। एक गाड़ी आमना ड्राइव कर रही थी, दूसरी शमीम। आमना को रास्तों की बहुत पहचान है, लेकिन इसके मुकाबले में शमीम, जो कि बरस हा बरस से अमेरिका में रह रही है, अक्सर रास्ता भूल जाती है और फिर मीलों की मुसाफत बेकार में तय करके वापस आती और सही सड़क लेती है। खैर, उस दिन आमना लीड कर रही थी, इसलिए गुम होने का सवाल नहीं था। हम कोई 35 मिनट की ड्राइव के बाद ड्रेजेला फैमिली के कार पास पर थे। गाड़ियां रुकी और हम बारी बारी बाहर निकले। मिसेज और मिस्टर ड्रेजेला, एंट और उनका बेटा दरवाजे से बाहर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उन्होंने बड़े बालहाना अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया। खालिद और अहमद से मर्दों ने हाथ मिलाए, औरतें औरतों से गले मिली, गालों पर बोसे दिए। हम सबको वो बड़ी इज्जत और तकरीम देते हुए अंदर ले गए। इनका घर कंडोमिनियम टाइप था, बेहद साफ सुथरा और खूबसूरती से आरास्ता। ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी सब लोगों के बैठने की जगह बनाई गई थी। एंट की फूफी, फूफा, उनकी बेटी और दामाद भी आए हुए थे। उन्होंने भी हमें बड़े पुरजोश तरीके से वेलकम किया। ड्राइंग रूम सुर्ख और सुनहरी रंगों का इम्तिजाज था। सोफे सुनहरी थे, जिन पर पोशिश सुर्ख वेलवेट की थी। रेड कारपेट भी दरमियान में पड़ा था। दरमियानी शीशे की मेज के फ्रेम और पाए सुनहरी थे। इसके ऊपर रेड रोज का बहुत बड़ा गुलदस्ता पड़ा था। 2 दीवारों पर सुनहरी फ्रेमों वाली सब सीनरियां थी। शीशे की खिड़कियों पर वर्टिकल ब्लाइंड्स पड़ी थी, जिनके ऊपर सजावट के लिए एंट ने सुर्ख फूलों की पेंटिंग की हुई थी। यहीं एक कोने में टीवी पड़ा था और दूसरे कोने से सीढ़ियां ऊपर जाती थी, वो भी रेड कारपेट से ढकी थी। इस घर का एक बेडरूम नीचे था, 2 ऊपर। नीचे किचन के साथ ड्राइंग रूम था, जिसके दीवार गिर शोकेस में कुछ कीमती बर्तन और डेकोरेशन पीसेस सजे थे। घर सेंट्रली हीटेड था। हम लोगों ने कोट वगैरह उतार दिए थे। दरमियानी मेज पर क्रिस्टल के प्यालों में चॉकलेट्स पड़ी थी, जो बेहद लजीज थी। सब बैठ गए, गपशप होने लगी। हम सब को जितनी अंग्रेजी आती थी, हम भी अपना मफहूम अदा कर रहे थे और वो भी समझ रहे थे। आपका घर बड़ा खूबसूरत है, मैंने मिसेस ड्रेजेला से कहा, तो वो हंसकर बोली, थैंक यू, लेकिन आपकी बहन के घर के मुकाबला में तो ये कुछ भी नहीं। मैं छोटे बड़े घर का मुकाबला नहीं कर रही। आपने घर बहुत अच्छा सजा रखा है। आप कब से यहाँ रह रही हैं? गुड्डी ने रमा लहजे में पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, हमें यहाँ रहते हुए 29 बरस हो चुके हैं। वाकई? हम सबको हैरत हुई। घर इतना साफ सुथरा और मेंटेन किया हुआ था कि लगता था यहाँ इन लोगों की रहायश 2-1 साल ही से होगी। एंट हंसकर बोली, हमारा किचन आप देखेंगी तो कहेंगी हम 29 साल से भूखे ही रह रहे हैं। किचन को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। एंट की फूफी, जो हमारी बातें सुन रही थी, बोली, हम अमेरिकी लोग घर का बाथरूम और किचन देखते हैं। ये साफ सुथरे हों तो समझ जाते हैं कि अहले खाना सफाई पसंद है। मुझे तो खुद किचन और बाथरूम की सफाई का जुनून है। एंट की फूफीजाद मार्गरेट बोली। वो 30-32 वर्ष की खूबसूरत औरत थी। सुनहरी बाल, शरबती आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, लिपस्टिक के बगैर पिंक होंठ, कद्दो कामत भी ठीक ठाक। इसकी बातें भी इसी की तरह खूबसूरत लग रही थी। शादी को 2 साल हो चुके थे। उसका शौहर इंजीनियरिंग कर रहा था, इसलिए बच्चों की अभी ज़रूरत न थी। बातें होती रही। एंट सबको मज़ेदार रंग बिरंगी चॉकलेट्स पेश करती रही। चूँकि वो साइमा की शादी में तकरीबन रोज़ आती थी, इसलिए इसके साथ हम सब बेतकल्लफ हो चुके थे। इसलिए नसीमी ने उससे कहा, एंट तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम 29 साल की हो चुकी हो। हमारे यहाँ तो इस उम्र की खवातीन कई बच्चों की माएँ बन जाती हैं। इसको अपनी पसंद का कोई आदमी नहीं मिल रहा। एंट की जगह करीबी कुर्सी पर बैठा इसकी कज़न मार्गरेट का शौहर फ्रैंक बोला, क्या ये बात सही है? ये बहुत चूजी है, मार्गरेट ने कहा। एंट हंसी, फिर बोली, 2 दफ़ा दोस्ती की, लेकिन दोनों काम के बंदे नहीं थे। तजस्सुस की खातिर मैंने चाहा कि इससे पूछूं, जिस दोस्ती का जिक्र कर रही हो, इसकी नौइयत क्या थी? क्या इन दोस्तों के साथ तुम रहती रही हो, डेट्स पर जाती रही हो? दोस्ती में जिन्स भी शामिल थी, लेकिन इतना ज़ाती सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता था। कुछ देर तो मर्द एक तरफ बैठे अमेरिकी सियासत और इन दिनों चूँकि क्लिंटन ल्यूनेस्की की दास्तान इश्क मौजू होती थी, बातें करते रहे। फिर औरतों मर्दों का दायरा गुड़मुड़ हो गया और सब मिलजुल कर बातें करने लगे।
एंड की फूफी जिस तरह भाई भाभी और भतीजे भतीजी की बातें प्यार और मिठास भरे लहजे में कर रही थी, देखकर एहसास होता था कि रिश्तों का खलूस और प्यार यहाँ भी है। बातें करते हुए उसने बताया, मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन मैं और मेरा भाई रोज ही मिलते हैं। कभी वॉक करते वो मुझे मिलने आ जाता है, कभी मैं और मेरा हस्बैंड चलते फिरते उनसे मिलने आ जाते हैं। मुझे अपना भाई बहुत प्यारा है। और आंटी हम, एंट और उसका भाई बोला, तुम चूंकि मेरे प्यारे भाई के प्यारे हो इसलिए मुझे भी बहुत प्यारे हो। हम सब हंस पड़ी। और फ्रिथ, मिसेस ड्रिजेला ने उसे मुखातब करते हुए कहा, मेरे मतलब क्या ख्याल है? तुम तो मेरी भाभी कम और प्यारी सहेली ज्यादा हो। सब फिर हंस पड़े। वैसे अजीब लग रहा है, मैं बोली, जहां तक हमारी मालूमात हैं यही सुन रखा था कि यहाँ बच्चे माँ बाप से छोटी उम्रों ही में अलग हो जाते हैं, खुद ही कमाते और खुद ही अपने आप को सपोर्ट करते हैं। प्यार मोहब्बत खलूस इनके लिए बेकार जज्बे हैं। लेकिन आपकी फैमिली तो लगता है हमारे पाकिस्तान की फैमिली हो। हम लोग 100% ना सही 95% रिश्तों का एहतराम करना जानते हैं। फैमिली इसी एहतराम के बंधन में बंधी होती है। माँ बाप बच्चे बूढ़े भी हो जाएं तब भी उनसे प्यार करते हैं। ये बच्चों का रवैया होता है। खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। आपने ठीक सुना। यहाँ के मुतल्लिक बच्चे माँ बाप और वालिदैन बच्चों से बेगाना हो जाते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी जीता है, आज़ादी पसंद करता है। ये रिश्तों की डोर यहाँ इन्हें कम ही बाती है। लेकिन मिसेस बट, सब लोग एक तरह के नहीं। गो अक्सरियत ऐसे लोगों की है, लेकिन अब भी यहाँ कुछ फीसद लोगों में फैमिली सिस्टम मौजूद है। सब एक जैसे नहीं। शादी के मामले में तो यहाँ हर कोई आज़ाद है, खालिद बोला। तो क्या आप लोग आज़ाद नहीं? मिस्टर ड्रिजेला बोले, हमारे यहाँ आम तौर पर अरेंज मैरिजेज होती है। क्या मतलब? एंड जल्दी से बोली, भाई माँ बाप बच्चों के लिए रिश्ता पसंद कर लेते हैं, फिर शादी करवा देते हैं, नसीबी ने कहा। इस बात पर वो सब लोग हैरान होकर हमें देखने लगे। कुछ लम्हों बाद फ्रिथ बोली, इस जमाने में क्या ये बात मुमकिन है? बिल्कुल, हमारी शादियों की अक्सरियत अरेंज्ड होती है। अक्सर तो लड़की ने लड़का और लड़के ने लड़की को देखा तक नहीं होता। शादी की रात एक दूसरे को देखते हैं। ओह माय गॉड! एंड ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। हम सब हंस पड़े। ये कैसे मुमकिन है? फ्रिथ बोली, बिल्कुल गैर यकीनी। ऐसे हो कैसे सकता है? हो सकने का सवाल नहीं, ऐसा होता है, मैं बोली। फिर तो तलाकों का रेट वहां बहुत ज्यादा होता होगा। कैसे मुमकिन है कि ऐसी शादियां देर तक चल सकें? फ्रैंक बोला। हम सब मुस्कुराए। फिर खालिद ने कहा, हमारे यहाँ भी तलाकें होती हैं, लेकिन बहुत ही कम, ना होने के बराबर। इसकी वजह भी अरेंज मैरिज नहीं होती, बल्कि कई और वजूहात होती हैं। वो क्या? ड्रिजेला बोले, मुआशी बदहाली, शौहर या बीवी का आवारा होना, बांझपन वगैरह। एंट और फ्रिथ ने सर नफी में हिलाया। इन्हें ये यकीन ही ना आ रहा था कि अरेंज मैरिज लड़के लड़कियां बखुशी करते हैं, फिर इन्हें निभाते भी हैं। तलाकें ना होने के बराबर होती हैं। काफ़ी देर ये गुफ्तगू चली। हम सब ने अपनी अपनी मिसालें दी। सबकी अरेंज मैरिजेस थी और तवील उम्रें मियाँ बीवी की बाहमी रफाकत में हंसी खुशी कटी थी। इसके बावजूद वो सब यकीन करने को तैयार ना थे। एंड तो बार बार अपना सर हाथों में लेकर नफी में सर हिला रही थी। फिर फ्रैंक ने कहा, क्या आपका मुल्क बहुत बैकवर्ड है? हरगिज़ नहीं, खालिद बोला। हमें हदूद के अंदर हर किस्म की आज़ादी मुयस्सर है, लेकिन बेरारवी के हम कायल नहीं। हमारा फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत और मजबूत है। हमारे बच्चे अगर माँ बाप के पास हैं तो उनका अदब लिहाज करते हैं। कमाई करने या नौकरी करने कहीं चले भी जाएं, फिर भी ये एहतराम बाकी रहता है और बच्चे माँ बाप की माली खिदमत करना भी अपना फ़र्ज समझते हैं। बूढ़े माँ बाप की खिदमत तो इबादत है हमारे नज़दीक। इन सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मार्गरेट बोली, आपके यहाँ बूढ़ों के लिए ओल्ड होम्स नहीं बने हुए? नहीं। तो फिर वो ओल्ड एज में क्या करते हैं? अपने बच्चों के पास रहते हैं। बच्चे उन्हें संभालते हैं, उनकी खिदमत फ़र्ज समझ कर करते हैं। बुजुर्ग भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पोतों नवासों को खिला कर खुश होते हैं। बच्चे भी उनसे बहुत मानूस हो जाते हैं। घर में अमन सुकून रहता है? मिसेस ड्रिजेला ने पूछा। बिल्कुल, मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत ऐसी ही है।
जैसी मैंने बयान की है। फिर तो आपका मुल्क जन्नत होगा, फ्रिथ ने तंजिया कहा। हाँ बिल्कुल है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। हर किस्म की नबातात वहाँ हैं, फल पैदा होते हैं, गंदम चावल काश्त करते हैं, सब्जियों का हिसाब नहीं। हमारे मुल्क में पहाड़ हैं, मैदान हैं, दरिया हैं, नदी नाले हैं। कुदरत बहुत मेहरबान है हम पर। हमारी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। तो फिर आपके लोगों की बड़ी तादाद दूसरे मुल्कों में क्यों जा रही है? फ्रिज का ये एक ऐसा अनोखा तंजिया सवाल था कि हम चंद लम्हों के लिए चुप हो गए। निदामत सी महसूस हुई, लेकिन मैंने जल्दी मामला संभाला। हिजरत हमेशा से होती आई है, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी इंसानी फितरत है। हमारे मुल्क से अगर कोई लोग बाहर निकल रहे हैं तो इसकी वजह ये नहीं कि इन्हें अपना इतना जरखेज़ और शादाब मुल्क पसंद नहीं। मैं कुछ देर रुकी तो खालिद ने बात आगे चलाई। हमारा मुल्क नेमतों से माला माल है, लेकिन हम ये कहते हुए ज़रूर निदामत महसूस कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं, रोज़ बरोज़ बद से बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तान की 52-53 साल ज़िंदगी में हमें एक भी ऐसा लीडर नहीं मिला जो बिगड़े सिस्टम को ठीक करे। लालच और खुद गर्जी ने उन लोगों को अंधाधुंध पैसा समेटने के सिवा और कुछ सोचने की मोहलत ही नहीं दी। देखा देखी, ऊपर से करप्शन और बदनज़मी नीचे तक आती गई। अवाम जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, इसकी फलाह की उम्मीदें लगाए हैं, मायूस होते चले जा रहे हैं। वहाँ तंग पड़ते हैं या अपनी हक तलफी देखते हैं तो फिर बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरे मुल्कों का रुख कर लेते हैं। ये बहस या तकरीर बहुत लंबी हो जाती कि मिसेस ड्रेजेला ने खालिद से कता कलामी के लिए माजरत करते हुए सबको खाने के लिए बुलाया। उसने एक बार नहीं कई बार खालिद से सॉरी कहा। खालिद ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, हम खाना खाते हुए भी बातें कर सकते हैं। मिसेस ड्रेजेला ने मुसलमान यानी भट्ट साहब से कैटरिंग करवाई थी, 2 डिशें खुद बनाई थी और फ्रिथ भी एक इटालियन डिश अल्जानिया बनाकर लाई हुई थी। अमेरिकन खाने से पहले शराब का दौर चलाते हैं, लेकिन ड्रेजेला फैमिली ने मुसलमान पाकिस्तानियों को मदऊ किया हुआ था, इसलिए शराब का नाम भी वहाँ नहीं था। आम तौर पर इन लोगों के घरों में बार बने होते हैं। किसी के घर बहुत बड़े और खूबसूरत, किसी के यहाँ दरमियाने और किसी के यहाँ फ्रिज में शराब की बोतलें रखने पर ही इत्तेफाक करते हैं। मिसेस ड्रेजेला के यहाँ भी छोटी सी बार थी, एक तरफ छोटा सा फ्रिज जिसमें शराब और सोडे की बोतलें वगैरह पड़ी थी, साथ ही एक खूबसूरत सी छोटी अलमारी थी जिसके अंदर तो पता नहीं क्या था, ऊपर क्रिस्टल के स्टैंड वाले गिलास पड़े थे। इन चीज़ों पर भी उन्होंने महीन सा कपड़ा डाल दिया हुआ था, यानी बार बंद थी, इसलिए घर वालों और उनके रिश्तेदारों ने भी शराब नहीं पी। लंबी सी मेज पर खाने की डिशें चुनी हुई थी। डाइनिंग रूम की मेज पर बड़े से गोल एल्युमिनियम चढ़े गत्ते के थाल में फल इतनी खूबसूरती से कटा हुआ सजा था कि दिल चाहता था देखते ही जाए। तरबूज और खरबूजे इस तरह काट कर मिलाकर रखे हुए थे कि तस्वीरी चीज लगते थे, और फल भी इसी तरह सजाए हुए थे। तरबूज और खरबूजा हमारे यहाँ गर्मियों का फल है, लेकिन अमेरिका में इस सर्द तरीन मौसम में भी दस्तयाब है। जाने किस मुल्क से मंगवाया जाता है। मेज के एक तरफ डिस्पोजेबल प्लेट्स और गिलास रखे हुए थे। चम्मच, कांटे और छुरियां भी डिस्पोजेबल थी। फलों की मेज पर भी ऐसे ही बर्तन रखे हुए थे। हालांकि फल चमकते दमकते क्रिस्टल के प्यालों और बैजवी डोंगों में सजा हुआ था। यहाँ बूफे का इंतजाम था, क्योंकि लोग काफ़ी थे और उनका खाने का कमरा छोटा था। मिस्टर ड्रीजेला हम सबको खाने के कमरे में ले गए। सब ने अपनी अपनी प्लेटें उठाईं। मिसेस ड्रीजेला ने सबसे पहले अपनी प्लेट में खाना डाला, फिर दाएं हाथ खड़े खालिद से खाना लेने की दरख्वास्त की। इनका पहले खुद खाना लेना और बाद में मेहमानों को खाना लेने के लिए कहना हमें अजीब सा लगा। हम समझे पेटू आदमी है, भूख लग गई होगी, इसलिए खाने के आदाब से बेनियाज हो गया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये बात नहीं थी। अमेरिकन अगर मेहमान को मदऊ करें तो हेड ऑफ द फैमिली सिरे वाली कुर्सी पर बैठता है। मेहमान दाएं तरफ से शुरू होते हैं और खाना सर्व होते ही सबसे पहले मेज़बान खाना अपनी प्लेट में निकालता है और डिश मेहमान की तरफ बढ़ाता है। यूं डिश खिसकते खिसकते मेज का चक्कर काट कर फिर अपनी जगह पर आ जाती है। 2 डिशें हों या 4, इसी तरह सर्व की जाती है। ड्रेजेला फैमिली में चूंकि बूफे था, बड़ी बड़ी डिशों में खाना लगा था। अल्जानिया तो नॉन स्टिक देगची ही में रख दिया गया था,
इसलिए डिशें मेज का चक्कर तो ना लगा सकती थी। इसलिए मिस्टर ड्रिजेला ने हर डिश से पहले खाना खुद लिया था। ये हमारे यहाँ के दस्तूर से बिल्कुल उलट बात थी। हमारे यहाँ मेहमान की इज्जत अफजाई के लिए हर चीज़ पहले उसे पेश की जाती है, फिर अहले खाना लेते हैं। मेहमान मेज़ पर तशरीफ़ फरमा हो और कोई बच्चा भी नादानी से पहले खाना डाल ले तो ये बात हमारे लिए निदामत का बायस होती है। हमें लगता है कि हम मेहमान की इज्जत और एहतराम में कमी के मूजब बने हैं। खैर, अपना अपना मुल्क, अपने अपने तौर तरीक। जहाँ तक मेहमानों के एहतराम का ताल्लुक था, उस अमेरिकन फैमिली का हर फर्द कोशिश कर रहा था कि मेहमान सही तौर पर खाने से लुत्फ़अंदोज़ हों। मिसेस ड्रिजेला तो हर मेहमान के पास जाकर पूछ रही थी, कुछ और चाहिए? खाना कैसा लगा? पेट भरकर खाइएगा। फ्रिज चूँकि इटालियन डिश अल्ज़ानिया बनाकर लाई हुई थी, इसलिए वो भी सबसे पूछ रही थी, आपको ये डिश कैसी लगी? मैंने खुद बनाई है। बहरहाल, खाना हंसी खुशी और बातों के दरमियान खाया गया। हम सब ने खाने और फल सजाने की बहुत तारीफ की, उनकी पुरखुलूस मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। खाने के बाद एंट ने हमें अपना घर दिखाया। घर तो वही 2-3 बेडरूम का कोंडो था, लेकिन 29 साल गुजरने के बाद भी यूँ लगा था जैसे हाल ही में तामीर हुआ हो। किचन तो वाकई यूँ लगता था जैसे यहाँ किसी ने कुकिंग ना की हो। कुकिंग रेंज सफ़ेद थी, लेकिन ना तो कहीं कोई दाग धब्बा था, ना ही कहीं से रोगन उखड़ा हुआ था। एड ने ठीक ही कहा था कि किचन देखकर आपको लगेगा कि हम 29 बरस से यहाँ बगैर खाए पिए रह रहे हैं। हम सब फिर ड्राइंग रूम में आ बैठे, जिसके कोने में टीवी पड़ा था। पता नहीं टीवी की यही जगह थी या आज खाना खाने के लिए जो कमरा खाली किया गया था वहाँ रखा होता था। खैर, मिस्टर ड्रिजेला ने सबसे इजाज़त लेते हुए, टीवी ऑन कर लूँ? ज़रूर। मैं कोई प्रोग्राम देखने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आप सबको अपनी फैमिली मूवी दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी शादी से पहले बनना शुरू हुई थी और आज तक इसमें एडिशन हो रही है। आपने इजाज़त दी तो आपकी अपने घर में आमद की भी थोड़ी सी मूवी बनाऊंगा। ज़रूर। उसने कैसेट पहले से फिट कर रखी थी। टीवी ऑन किया तो ड्रिजेला फैमिली का तारफी लोड सामने आया। फिर मिसेस ड्रिजेला की शादी से पहले की तस्वीरें, मिस्टर ड्रिजेला जो अब गोल मोल से हो चुके थे, उनकी जवानी की स्मार्ट तस्वीरें देखी। फिर मंगनी का प्रपोजल, वेडिंग शावर, खानदान के लोग, तोहफे तोहफ़। मिसेस ड्रिजेला जवानी में बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थीं। अब वो भी फरबा हो गई थी। शादी के वक्त सफ़ेद लिबास में तो बेहद प्यारी लग रही थी। इसके बाद पहला बेटा, गोल मटोल प्यारा सा नीली आंखों वाला सुर्ख सफ़ेद बच्चा, जो अब शादीशुदा था और डॉक्टर बन चुका था। इसके बाद कई घरेलू तकरीबात जिनमें ख़ानदान के लोग शामिल थे। फ्रिज की अभी शादी ना हुई थी, लेकिन इसका दोस्त जो बाद में शौहर बना तस्वीरों में मौजूद था। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर भी फ़ोटो खींची गई। रिश्तेदार जमा हुए, खाने की तकरीब थी। फिर एंट की पैदाइश, सब बेहद खुश। इसके अलावा कई पिकनिक की तस्वीरें, घर में तीनों बच्चों के खेलने कूदने की मूवी, फ्रेद की शादी का भी थोड़ा सा अहवाल। मिसेस ड्रिजेला मूवी के दरमियान अपने इन रिश्तेदारों के नाम और रिश्ते भी बताती जाती थी जो फंक्शंस में मौजूद थे। मूवी देखकर यूँ महसूस हुआ कि इनका फैमिली सिस्टम भी किसी हद तक हमसे मिलता जुलता है। तोहफे तोहफ़ का तबादला, एक दूसरे से गले मिलना और बोसा लेना या देना, खाना खाते हुए हंसी मजाक, चोले। मूवी में बेटे की शादी और अपनी बहू की तस्वीरें भी उन्होंने बड़े प्यार से दिखाई। मूवी खत्म हुई तो सबने तालियां बजाईं। खालिद तो यहाँ के बेशुमार लोगों से मिल चुके थे, कई बार अमेरिका आए थे और शेमों के साथ अमेरिकनों के यहाँ दावतें खाई थी। बोले, भाई लुत्फ आ गया। सबसे अच्छी बात यह लगी कि आप अपनी फैमिली से मुंसलिक हैं। हमारे अक्सर रिश्तेदार अभी पोलैंड में हैं, लेकिन कभी कभार मिलना हो ही जाता है। यही बात तो मुझे अच्छी लगी, खालिद बोला। वरना यहाँ शमीम ने मुझे कई ऐसी फैमिली से मिलवाया है जिनके अपने बच्चे भी इनसे अलग हो चुके हैं और अजनबियों का सलूक करते हैं माँ बाप से। और सबसे तकलीफ दे बात मुझे ये लगती है कि माँ बाप जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो अमेरिकी लोग इन्हें ओल्ड होम्स में दाखिल करा देते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा सोचता भी नहीं, बल्कि वालिदैन जितने ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर होते जाएं, बच्चे उनकी ज़्यादा केयर करते हैं। इनके पास इतना टाइम होता है? मार्गरेट बोली। क्यों नहीं, हमारे यहाँ आम तौर पर औरतें नौकरियाँ नहीं करती,
घरों में ही रहती हैं, इसलिए बूढ़ों की देखभाल कोई मसला नहीं होता। जैसे बच्चे घर का फर्द होते हैं वैसे वो भी। हमारे मजहब में तो यहाँ तक कहा गया है कि तुम्हारे माँ बाप अगर इस उम्र को पहुँच जाएं तो इन्हें उफ तक ना कहो। फ्रिथ ने हैरानगी के तासुर से खालिद को देखा और एंट अपनी ही रो में बोली, आपकी औरतों को अपना कुछ एहसास नहीं? वो अरेंज्ड शादी कर लेती हैं, घरों ही में रहती हैं, बच्चे पालती हैं, बूढ़ों की देखभाल करती हैं। आए वो मर जाती होंगी, कोई इन हालात में कैसे जी सकता है? हम उसकी बात पर हंस पड़े। खालिद ने हम सब की तरफ इशारा किया, क्या ये सब मर गई? सब इसी दौर से गुजरी हैं, ऐश से जिंदगी गुजारी है सबने। ऐसा हो नहीं सकता। अव्वल तो अरेंज मैरिज का तस्वर ही मेरे लिए नाफहम है। इस पर घरों में बंद रहना और नहीं एंट, नसीमी बोली, तुम्हारा तस्वर गलत है। हम लोग घरों में बंद नहीं रहते, बाहर निकलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं, ब्याह शादियों और मर्ग की तकरीबों में इकट्ठे होते हैं। फिर आजकल की औरत ने तो घर, बच्चों और बुजुर्गों की जिम्मेदारियों के साथ और भी तफरीह के कई पहलू निकाले हुए हैं। सोशल वर्क करती हैं, गरीब बच्चियों की शादियां करवाती हैं। एक्सक्यूज मी नसीमे बाजी, गुड्डी ने कहा, मैं इन्हें ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ भी औरतें नौकरियां करती हैं। चूंकि गुर्बत बहुत है, इसलिए निचले तबके की तो हर औरत घरों में जाकर सफाई, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, कुकिंग करने के काम भी करती है। बच्चों के साथ शौहरों को भी पालती है। ओह डोंट टेल मी, एड ने फिर कानों पर हाथ रख दिया। आपकी औरत क्या शय है? ये औरतें भी शादी करती हैं। जी हाँ, गुड्डी बोली, हमारे यहाँ शादी के बगैर औरत मर्द के इकट्ठे रहने का कोई तस्वर नहीं। वाकई? वो सब चौंक कर बोले, ये हमारे मजहब में बहुत बड़ा गुनाह है। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं होता? देखें, ऐसा हो भी तो इसे मुआशरा बुरी नज़र से देखता है। ये इंतहाई नापसंदीदा और घिनौना फेल है। और शादी भी सिर्फ अरेंज्ड ही होती है? नहीं, खालिद बोला, अब लोग पसंद की शादियां कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप को उसमें ज़रूर शामिल करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसी तरह बूढ़ों की खिदमत भी चंद लोग ऐसे मिलेंगे जो नागवार समझते हों, लेकिन हमारी बड़ी अक्सरियत इस काम को सवाब समझकर करती है। ये बातें होती रहीं कि मिसेस ड्रीजेला ने कहवे के लिए पूछा, ज़रूर पिएंगे? लेकिन रुकैया भाभी ने कहा, आज मैं आप सबको कावा बनाकर पिलाऊंगी, अगर अहले खाना माइंड ना करे तो। शेमो बोली, भाभी पेशावरी कहवा बनाती हैं, बेहद लजीज, अगर आप पीना पसंद करें तो। जरूर जरूर। ओ यस, मिसेस ड्रीजेला ने कनपटी पर उंगली रखकर कहा, मेरे पास पेशावरी कहवा ही है, मुझे शमीम की दोस्त ने एक दफा दिया था, इसमें इलायची भी है। हाँ, एंट बोली, फिर तो मैं आपको बिल्कुल सही पेशावरी कहवा पिला सकती हूँ। रुकैया उठी, एंट और मार्गरेट इसके साथ हेल्प करने के लिए किचन में गई, और फिर जब कहवा बनकर आया तो इलायचियों की महक हर सू फैल गई। उन लोगों ने कहवा इतना पसंद किया कि 3-3 प्यालियां पी गए। कुछ देर भाभी के कहवे की तारीफें हुई। भाभी हंसकर बोली, आप कभी पाकिस्तान आए और मेरे पास ठहरे तो मैं आपको ऐसे ऐसे खाने खिलाऊं कि आप अश अश कर उठी। वाकई रुकैया भाभी जबरदस्त कुक है, शेमो ने कहा। एंट हंसकर बोली, फिर तो मैं ऐसा आदमी शादी के लिए ढूंढूंगी जो मुझे आपका पाकिस्तान दिखाने की शर्त पूरी करे। सब इसकी बात पर हंस पड़े। रात के 1 बजे हमने इन लोगों से इजाजत चाही। हमने सब का शुक्रिया अदा किया। खलूस और मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता, फिर भी शुक्रिया अदा किया। वो सब हमसे गले मिली। इनकी देखा देखी इनके मर्द भी अलविदा कहने के लिए गले मिलने को आगे बढ़े, लेकिन हमने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, गैर महरम से मुस्लिम औरतें यूं नहीं मिलती। वो सब फिर हैरान हुए, लेकिन हैरानी को मुस्कुराहट में छुपाया। हम सब ने इन्हें हाथ ऊंचा करके अलविदाई अल्फाज कहे और हंसी खुशी वापस आने के लिए गाड़ियों की तरफ आए। वो सब बर्फ की पड़ती फुहार में हमें रुखसत करने गाड़ियों तक आए। सारा रास्ता हम लोग उन लोगों के खलूस, मोहब्बत और अमरीकियों की अक्सरियत से हटकर रवैये अपनाने के तज़किरे करते रहे। शेमो हमारी बातें सुनकर बोली, भाई यहाँ भी शरीफ लोग हैं, फैमिली वाले हैं। ये दूसरी बात है कि इनके दस्तूर हम मुसलमानों से कुछ मुख्तलिफ हैं, वरना शरीफ लोगों की यहाँ भी कमी नहीं। मैं इतनी मालूमात की बिना पर जल्दी से बोली,
सिर्फ 37% ऐसे लोग हैं, बाकी 63% वो हैं जो अखलाक व किरदार की रवायात को तोड़ चुके हैं। मादर पिदर आज़ाद हैं, जिसके साथ जी चाहता है रहते हैं, जिससे चाहे शादी के बगैर बच्चे पैदा करते हैं। तलाक देना या लेना आम बात है। आपा, शमी बोली, ये सब बातें बजा लेकिन इनके मुआशरे का हिस्सा हैं। इन बातों का कोई बुरा नहीं मानता। शायद इसीलिए कि जब कोई प्रेग्नेंट औरत मुआयना के लिए हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर पहला सवाल ये करती है, आर यू मैरिड? आप शादीशुदा हैं? तो ये कितनी मुज़हिका खेज बात है। कुछ भी हो, यहाँ के लोग इतने बुरे नहीं जितना आप लोग समझते हैं। ये अखलाकी बुराई भी इनके नज़दीक बुराई नहीं। इन्हें गैर कानूनी बच्चे पैदा करने पर शर्मसार नहीं होना पड़ता। ऐसे अमेरिकन बच्चे भी किसी सहूलत से महरूम नहीं रहते। सबके हकूक यकसा हैं। कानून के नज़र में बच्चे लीगल हों या इल्लीगल, बच्चे ही हैं। इसीलिए तो ये बुराई फैल रही है। कानूनी गिरफ्त हो तो शायद बच्चे पैदा करने से पहले ऐसे लोग शादी करना ज़रूरी समझें। हम सब अमेरिकी मुआशरे पर अच्छे बुरे तबसरे करते वापस घर आ रहे थे। इस मुआशरे की अच्छाइयाँ बहुत बल्कि बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन बुराइयाँ भी कम नहीं। शमीम इस बात पर मुसर थी कि जब ऐसी बुराइयाँ इस मुआशरे में बुराइयाँ गिनी ही नहीं जाती तो फिर आपको क्या तकलीफ है। ये हमारा पाकिस्तानी या मुस्लिम मुआशरा नहीं। हर मुआशरे के असूल अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं, इनको तोड़ना बुराई है। घर करीब आ गया था, इसलिए हम चुप हो गए। मैं तो एक तरह से मोतरफ हो गई थी कि ये लोग जो कुछ करते हैं मुआशरे में रहकर करते हैं, हमारी तरह नहीं। हर बुराई की जाती है मगर छुप कर, और सब बिगाड़ की बात यही है। घर पहुंचते ही सब ने एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। मुझे तो खासी थकान हो रही थी, इसलिए आते ही खासे गर्म पानी से गुस्ल किया। नमाज इशा भी पढ़नी थी। वुज़ू करके बाहर निकली, नमाज पढ़ी। गुड्डी पहले ही मुसल्ले पर थी। इस रात हम जल्दी सो गई, बातें नहीं की, सिर्फ एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहा।